हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार में, आपके अपने घर में प्यारे बच्चों, जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। और मैं परवीन धायल एक बार फिर से हमारे सभी एयरफोर्स एस्पायरेंट का वेलकम करता हूं जो एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका सपना है एयरमैन बनने का, एक्स और वाई ग्रुप के थ्रू, जिनका एग्ज़ाम 18 फरवरी को होने वाला है। उसका जो हमने मॉक टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया था, उसका ये 5th पार्ट है, यानी 5वां जो मॉक टेस्ट आपका हुआ था उसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। फिजिक्स और मैथ का सॉल्यूशन पहले ही आपको मिल चुका है सैटरडे को, ठीक है। और ये आपका ये इंग्लिश का मॉक टेस्ट का जो इंग्लिश वाला सेक्शन था उसका आपका रह गया होगा, उसको हम कवर कर देते हैं, ठीक है। लाइव क्लास में नहीं हो पाया क्योंकि कुछ इमरजेंसी थी, इसलिए मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया, तो अभी आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और टॉप जो 20 क्वेश्चन है इंग्लिश के उसको हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही आपके बाकी जो मॉक टेस्ट जो आपके प्रतीक सर ने अकेडमी पे करवाए हैं उनका सॉल्यूशन आपको डिफेंस यूजी पे मिलता रहेगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो पैसेज आपके सामने होता है। मैंने बार बार बताया है पैसेज आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, कितने अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे हो और कितना आप रीडिंग हैबिट्स आपकी डेवलप कर रहे हो, कितना आप टाइम दे रहे हो इंग्लिश को, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा पैसेज को करना। और पीकेआरएस जिसको हम बोलते हैं, जिसको अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज, सेंटेंस अरेंजमेंट या पीकेआरएस या प्रेजेंबल सेंटेंस आप बोल सकते हो। तो जितना ज़्यादा आप रीडिंग करोगे, जितना ज़्यादा पैसेज को पढ़ोगे, जितना ज़्यादा पैसेज डेली करोगे, डेली 2 या 3 पैसेज आप कीजिए। आपके पास कोई बुक हो सकती है प्रैक्टिस सेट वाली, कोई और कहीं से आप पैसेज पढ़ रहे हो, रीडिंग्स मान लो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वहाँ से एडिटोरियल जो पेज होता है, एडिटोरियल पेज, उसको आप पढ़ रहे हो, तो आपकी इंग्लिश अपने आप इंप्रूव होती जाएगी और पैसेज को आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। तो पहले आपको पता ही है पैसेज हम बाद में करेंगे और पहले आपको पता होता है बाकी क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। बाकी क्वेश्चंस जो हैं आपके हम करेंगे और 4 जो क्वेश्चन होते हैं वो पैसेज के आते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं पैसेज के एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर। बाकी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो 35 नंबर क्वेश्चन है, इसमें स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 वर्ड आपके सामने है, 4 में से एक की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, वो आपको बतानी है। सेपरेट है, अकर है, रिसीव है, अकोमोडेट है। आपको बताना है कौन सा सही है यहाँ पे, या मतलब सही का मतलब कौन से की स्पेलिंग गलत है, वही आंसर आपका सही होगा। क्योंकि डायरेक्शन अच्छे से पढ़नी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। एग्जाम में टाइम बहुत ज़्यादा होता है, आपके पास 20 मिनट्स हैं जो मोर देन सफिशिएंट हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओगे तो अकोमोडेट बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अकोमोडेट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, CCM। अकोमोडेट का मतलब होता है किसी को रहने के लिए जगह देना, किसी को अकोमोडेट कर देते हैं, किसी को रहने के लिए क्वार्टर्स दे देते हैं, रहने का जगह दे देते हैं। रिसीव आपको पता ही है, और मैंने बताया है ऐसे वर्ड्स जिसकी स्पेलिंग में IE या EI आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसीव को एग्जामिनर IE कर देगा। मैं सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अकर तो आपको पता ही है, और सेपरेट में आपको पता है यहाँ पे A यूज होता है। सेपरेट में क्या आता है, यहाँ पे A आता है, तो A आपका आंसर है। यही स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है, इनकरेक्ट स्पेलिंग है, इसका आपको ध्यान रखना है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। जस्ट का आपको बताना है सिनोनिम क्या है। नियरेस्ट मीनिंग का मतलब होता है कि आपको सिनोनिम बताना है। इंग्लिश के अंदर देखो जो डायरेक्शन अच्छे से लिखते हैं, जब यही लिखा जाता है कि नियरेस्ट मीनिंग बताओ, क्योंकि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो एग्जैक्ट सिनोनिम कुछ नहीं होता है इंग्लिश के अंदर। जब भी आप गूगल पे सर्च करते हो, एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे मीनिंग देखने को मिलते हैं। उसका रीजन यही है कि एग्जैक्ट कोई भी सिनोनिम नहीं होता है, एग्जैक्ट कोई सिनोनिम नहीं होता है, नियरेस्ट वर्ड होते हैं। क्या है, नियरेस्ट होते हैं, इसलिए बहुत सारे सिनोनिम्स आपको देखने को मिलते हैं। जस्ट का बताना है। जस्ट का मतलब होता है पैशन। जस्ट का मतलब क्या होता है, पैशन, तो ये इसका आंसर है। एपैथी का मतलब होता है फीलिंग लेस। एपैथी का मतलब क्या होता है, फीलिंग लेस, ठीक है। फीलिंग लेस मान लो, क्योंकि ये जो पैथ लिखा हुआ है, पैथी के अंदर जो पैथ है, पैथ आपका रूट वर्ड है। पैथ का मतलब होता है आपका, जहाँ भी पैथ आएगा वहाँ पे इमोशंस या फीलिंग्स की बात होगी, फीलिंग या इमोशंस की बात होगी जहाँ भी पैथ लिखा मिलेगा, ठीक है। तो एपैथी का मतलब है बिना फीलिंग का। जब एपैथी होती है तो आपस में घृणा होती है, हेट होती है, तो हेट की बात होती है एपैथी के अंदर। लेजी आपको पता ही है, ठीक है, जो आलसी होता है। बोर्डम भी उसी टाइप का है, ठीक है। बोर्डम
बोर वाली सेंस में है, डल डल वाली सेंस में है। मोनोटोनस जो आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है। जो बाकी ऑप्शंस होते हैं आंसर के अलावा, आंसर तो ए है लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस करना जरूरी है। उसमें रूट वर्ड कौन सा है, उसमें ए हमारा नेगेटिव प्रीफिक्स है। ए यहाँ पे नेगेटिव प्रीफिक्स है। जब किसी वर्ड के आगे ए लग जाता है तो भी वर्ड एंटोनिम बन जाता है। थीस्ट से अथिस्ट बनता है, आस्तिक से नास्तिक बनता है, ये आपने सुना होगा। सिमेट्रिक से एसिमेट्रिक बनता है, ये आपने सुना होगा। तो इनको भी आपको देखना है, बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस करना है, ताकि बाकी ऑप्शन अगर एग्जाम में आ जाए तो उनको भी करके आना है। अगला जो वर्ड है उसका आपको बताना है अपोजिट बताना है। क्या बताना है? अपोजिट। इम्बेलिश का आपको क्या पता होना चाहिए? इम्बेलिश का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इम्बेलिश का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इम्बेलिश का मतलब होता है डेकोरेट करना, टू डेकोरेट, सजाना किसी चीज को, उसी को हम अडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अडोन। डेकोरेट करना, अडोन, यही इम्बेलिश होता है। इसका एंटोनिम क्या होगा वो हमें देख लेना है। देखो एक चीज़ मैंने बताई थी, जब आपको वर्ड के मीनिंग ना पता हो तो आपका जो बेसिक है, आपके जो फंडामेंटल्स हैं, आपकी जो नॉलेज है प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड्स की, वो आपको अपने आप आंसर करेक्ट करवा देगी। अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो भी आंसर करेक्ट करा देगी। और खासकर जब आप एंटोनिम्स करोगे, अपोजिट मीनिंग जब आपको पता लगाना हो, आपको एंटोनिम्स बताना हो, विपरीत जो मीनिंग बताना हो, उसका अपोजिट बताना हो, तो रूट वर्ड, ये जो प्रीफिक्स हैं वो बहुत काम करते हैं। जो नेगेटिव प्रीफिक्स हैं वो बहुत काम करते हैं। नेगेटिव प्रीफिक्स का मतलब जैसे पॉसिबल से इम्पॉसिबल बनता है, कंप्लीट से इनकम्प्लीट बनता है, ऑनेस्ट से डिसऑनेस्ट बनता है, वही आपको देखना है, वही आपको देखना है। तो यहाँ पे एक ही नेगेटिव प्रीफिक्स है, डिसफिगर, ठीक है। डिसफिगर जो है यही तो आंसर है। इम्बेलिश का मतलब डेकोरेट करना, सजाना किसी चीज को, और डिसफिगर का मतलब है उसका फिगर खराब कर देना। जैसे आप देखते हो कंटिन्यूस से डिसकंटिन्यूस बनता है, ऑनेस्ट से डिसऑनेस्ट बनता है, वैसे ही फिगर वाला का डिसफिगर बन गया है, नेगेटिव वर्ड है। और ये तो पॉजिटिव वर्ड है, और इसका एंटोनिम क्या है? नेगेटिव हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। सैक्रिफिस तो आपको पता ही है, सैक्रिफाइस तो इजी वर्ड है, ठीक है। फॉरफिट जो एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉरफिट जो लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। फॉरफिट का मतलब होता है पेनल्टी। पेनल्टी जो होता है, या जो फाइन लगा देते हैं हम किसी के खिलाफ, ठीक है, फाइन लगा देते हैं, पेनल्टी लगा देते हैं, उसको फॉरफिट बोलते हैं। फॉरफिट का मतलब पेनल्टी या फाइन लगा देते हैं। इंडिक्ट का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप, चार्ज लगाना, किसी के ऊपर आरोप लगाना, ठीक है, तो उसको इंडिक्ट बोलते हैं। लेवी, लेवी का मतलब लगाना, लेवी चार्ज अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट चार्ज लगाना। लेवी का मतलब होता है लगाना, ठीक है। लेवी चार्ज अगेंस्ट, चार्ज अगेंस्ट का मतलब क्या हुआ? किसी के खिलाफ आरोप लगाना, किसी के ऊपर आरोप लगाना, उसको इंडिक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको इंडिक्ट, ठीक है। और फॉरफिट मीन्स पेनल्टी या फाइन होता है, ठीक है, अच्छा वर्ड है ये भी। डिसफिगर इसका एंटोनिम है, खराब करना किसी चीज़ को, वो हो जाएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है। जो वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो किसी एग्जाम में जरूर आता है। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे इसका आंसर जो है वो होता है वेटरन। क्या होता है? वेटरन। वेटरन इसका आंसर है। जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन होता है, एक बहुत अच्छा, उसको वेटरन बोलते हैं। ये जो अप्रेंटिस है, ये इसका एंटोनिम है। जिसको अभी एक्सपीरियंस नहीं है, इनएक्सपीरियंस पर्सन जो होता है, उसको अप्रेंटिस बोलते हैं। और अप्रेंटिस वर्ड स्पेलिंग एरर में आता है। अप्रेंटिस वर्ड किस में आता है? स्पेलिंग एरर में आता है। यह बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपके पास अभी ये जो क्वेश्चन है 39 वाला क्वेश्चन जो है, ये आपका अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज है। क्या है आपका? अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज है, ठीक है। फॉर बैकवर्ड क्लासेज ए वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस एंड टू रिजर्व मोर शीट्स इज द क्लेम अवर टू ओपन मोर कॉलेजेज, ठीक है। चलो इसका बताना है। 39 का आपको बताना आंसर क्या होगा। 39 का आंसर क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा। देखो भाई, एक वर्ड यहाँ पे लिखा है वेक्स्ड, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो कैब के लिए। वेक्स्ड का मतलब होता है इरिटेटेड, किसी को, वेक्स्ड का मतलब किसी को इरिटेट करना। VEX का मतलब इरिटेट करना होता है, वेक्स्ड मतलब इरिटेट होता है। तो ए वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस, तो वेक्स्ड की बात होगी, प्रॉब्लम की बात चल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप देखोगे, ये चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, ए वेक्स्ड प्रॉब्लम। अब देखो भाई क्या होगा यहाँ पे, ए वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस। अब यहाँ पे तुम लोग देखोगे 39 वाले में देखोगे तो ये वेक्स्ड इसी से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? बी पार्ट से स्टार्ट होगा। बी से सारे स्टार्ट हैं
कॉमन है। तो वैक्स प्रॉब्लम फेसिंग अस। चलो इसके बाद देखो बी से स्टार्ट हो गया है। उसके बाद वैक्स प्रॉब्लम फेसिंग अस इज द क्लेम आवर टू ओपन मोर कॉलेजेज एंड टू रिजर्व मोर सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेज। देखो अगर आपको, चलो बी से स्टार्ट तो सभी में है। ये जो पीकेआरएस होता है जिसको हम प्रेजेंबल सेंटेंस बोलते हैं, ये जम्बल्ड सेंटेंस जो होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस भी इसको हम बोलते हैं, ये आप ऑप्शन के हिसाब से कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑप्शन में देखोगे बी से सारे स्टार्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी से जब सारे स्टार्ट हैं तो बी तो पहला हो ही गया। उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या आने वाला है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो। उसके बाद भी आप देखोगे तो उसके बाद देखोगे टू रिजर्व मोर सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेज, मतलब सी के बाद ए यूज होगा। सी के बाद ए तो इसी में है बस, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी आंसर हो जाएगा। सही ऑर्डर क्या होगा? बी डी सी ए। पहले बी आएगा, उसके बाद डी आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद ए आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे BDCA बन गया है, ठीक है। तो जो लोग इसको पीकेआरएस बोलते हैं, क्योंकि पीकेआरएस की फॉर्म में रहता है ज़्यादा, इसलिए पीकेआरएस नाम रख दिया। वैसे पीकेआरएस होता नहीं है, ये जम्बल्ड सेंटेंस हैं, पैराजम्बल्ड सेंटेंस हैं, और ये अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, ये आपको देखना है, ठीक है, ये आपको देखना है। चलो सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आप देखोगे आगे जो है फिलर्स हैं, आपके पास 5 क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक के हैं, वो देखना है। द अथॉरिटीज सीम टू बी फिलिंग द ब्लैंक कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स। अथॉरिटीज जो है, जो मैनेजमेंट जो है, वो ऐसा लगता है कि क्या है, वो इनसेंसिटिव हो गई है, ठीक है। जो कंडीशंस है, वर्कर्स की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, तो जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही इनसेंसिटिव हो गई है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उन वर्कर्स की कंडीशन से। कंसर्निंग मतलब रिलेटेड की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लिबरल का मतलब होता है उदार। लिबरल थॉट्स होती हैं जो खुले विचारों वाला, ओपन थॉट्स जो होती हैं, जिसके बड़ी सोच होती है, उसको लिबरल बोलते हैं। इग्नोरेंट क्या होता है? अनएजुकेटेड। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनअवेयर, किसी चीज़ के बारे में अवेयर ना होना, अनअवेयर हो सकता है, अनएजुकेटेड हो सकता है, नॉलेजेबल हो सकता है, तो उसको बोलते हैं इग्नोरेंट। काफ़ी अच्छा वर्ड है, और इसको हमने याद किया था रूट वर्ड से कि नोरा जो है, नोरा फतेह जो है, उसकी आंटी उसको इग्नोर कर रही है। नोरा फतेह आप सब जानते हो नोरा को, तो उसकी आंटी उसको इग्नोर कर रही है, उसको उसकी नॉलेज नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, नोरा के अंदर कितनी काबिलियत है, उसके बारे में उसको पता नहीं है, ठीक है। ऐसे हम इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है ही फिलिंग द ब्लैंक फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग। जब आपने टेंस पढ़ा, जब मैंने आपको मिशन यूनिफॉर्म बैच करवाया, जब मैंने आपको प्रतिज्ञा बैच कराया, कर्ण बैच करवाया, अंतिम युद्ध बैच करवाया, कितने सारे बैच आपको करवाए, उनमें आपको टेंस अच्छे से पढ़ाया गया, क्योंकि टेंस के बेस पे बहुत सारे चैप्टर्स चलते हैं, वॉइस चलता है, नरेशन चलता है, टेंस तो खुद है ही, और कंडीशनल सेंटेंस चलता है, क्वेश्चन टैग चलता है, और बाकी ग्रामर भी टेंस के बेस पे चलती ही है। तो आप यहाँ पे देखते हो कि जहाँ पे बात होती है डेली की बात हो, ठीक है, डेली का मतलब ये है वो काम रेगुलर हो रहा है, वो परमानेंट एक्शन है। परमानेंट एक्शन के लिए यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। परमानेंट एक्शन के लिए क्या यूज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे क्या होगा? गो या गोज, ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो ही गोज फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग, ये इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे अगला जो है फिलिंग द ब्लैंक थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये एक लाइन टाइप में है, ये कहावत टाइप में है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो इसमें आर्टिकल क्या लगता है? ए लगता है। एक बात मैं आपको बता दूं, जो इडियम फ्रेज होते हैं आपके, जो इडियम फ्रेज हैं, जो मैक्सिम हैं, जो कहावत हैं, जो प्रोवर्ब्स हैं, लोकोक्ति वगैरह हैं, उनमें से भी आजकल इडियम फ्रेज आता है। जैसे ये आया हुआ है, ठीक है, जैसे ये आया हुआ है, एट ए स्टोन्स थ्रो, ऐसे पूछ लेता है। एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब जो चीज़ नज़दीक होती है उसको हम एट ए स्टोन्स थ्रो बोलते हैं। तो एट फिलिंग द ब्लैंक स्टोन्स थ्रो, वहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक छोड़ देगा, ऑप्शन दे देगा ए एन द या नो आर्टिकल, ठीक है। तो ये आपको देख लेगा, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे आंसर? वहाँ पे एट ए स्टोन्स थ्रो, ए लग जाएगा आर्टिकल। तो इडियम फ्रेज के अंदर जो आर्टिकल लगा होता है कहीं ना कहीं, ए एन द, वहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इडियम फ्रेज को अच्छे से पढ़िए, वो आर्टिकल में पूछ सकता है एग्जामिनर फिलिंग द ब्लैंक के तौर पे, या फिर आपका एरर वाले क्वेश्चंस में। द थंडर वाज अकम्पनीड फिलिंग द ब्लैंक इन हैवी रेन। ये जो क्वेश्चन है ये आपका है फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। फिक्स्ड प्रीपोजिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको करवाया गया है।
प्रतिज्ञा बैच में आपको प्रीपोजिशन के अंदर करवाया गया है, शायद कर्ण बैच में भी करवाया है, ठीक है, वहाँ से आपने देखा होगा। अकम्पनीड के बाद क्या लगता है, बाई लगता है। अकम्पनीड में क्या लगता है, बाई यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकम्पनीड बाई। क्या हुआ, थंडर वाज अकम्पनीड बाई है, पहले थंडर आया, पहले बादल गरजे, उसके बाद क्या हुआ, हैवी रेन आ गई है, उसके बाद क्या, भारी बरसात हो गई है, ठीक है। इसके बाद देखो नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट, डिटेक्ट की नाउन फॉर्म, डिटेक्ट की नाउन फॉर्म क्या होगी, डिटेक्शन हो जाएगा। डिटेक्ट की नाउन फॉर्म क्या हो जाएगी, डिटेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो डी हो जाएगा, ठीक है। डिटेक्ट की नाउन फॉर्म क्या हो जाएगी, डिटेक्शन हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो ये आपको ध्यान रखना है, डी इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। डिक्टेटर आपको पता ही है, तानाशाह। डिक्टेटर क्या होता है, तानाशाह होता है, ठीक है। डिटेंशन किस चीज़ को डिटेंशन करना, मतलब जैसे डिटेंशन एक तो ये होता है कि किसी को स्कूल की छुट्टी के बाद किसी को रख लेते हैं, ठीक है, पनिशमेंट के तौर पे, भाई तुम्हें यही पढ़ना पड़ेगा स्कूल छुट्टी, को डिटेंशन बोलते हैं, ठीक है। डिटेक्टेबल आप एक बार चेक कर लेना, डिटेक्टेबल वही है, डिटेक्ट करना किसी चीज़ को, जिस चीज़ को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम पता लगा सकते हैं, डिटेक्ट से पता बना है डिटेक्टेबल, ठीक है। तो क्या है इसका, हमें क्या बनाना है, नाउन बनाना है। तो नाउन कैसे बनेगा, जिस वर्ड के लास्ट में ITION लग जाए, जो आपको बेसिक क्लास कराई गई है, फंडामेंटल वाली क्लास कराई गई है, वही इंग्लिश की जान है, वही रास्ता है 20 के 20 नंबर लेने का। और उसमें आपको बताया गया पेनेशिया टेबल में, पेनेशिया टेबल में जिसमें सफिक्स की आपको नॉलेज दी गई है, सफिक्स जो वर्ड के पीछे लगता है, तो उसमें आपको बताया गया कि जिस वर्ड के लास्ट में TION आ जाए वो नाउन बन जाता है, जिस वर्ड के लास्ट में ABLE आ जाए वो एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। जिसके लास्ट ये बताया गया है। डिक्टेट तो अलग ही हो गया, डिटेक्ट जो है किसी चीज़ को डिटेक्ट करना, पता लगा लेना, और उसका एडजेक्टिव है डिटेक्टेबल, ये सी तो एडजेक्टिव है, हमें तो नाउन बनाना है, तो डी हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछता एडजेक्टिव पूछता, डिटेक्ट हमारा वर्ब है, इट इज़ वर्ब। आपको नॉलेज होनी चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच की। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमाइनर, ये सब आपको पता होना चाहिए। तब आपकी जो टारगेट हमने लिया था 20 के 20 नंबर लेने का, वो पूरा हो पाएगा। यहाँ पे आगे देखोगे, चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस। ये जो ऊपर सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर, ही इज ग्रेटर देन मी, ही इज ग्रेटर देन मी जो है, इसी का दूसरा मीनिंग बताना है, ठीक है। भाई वो मुझसे ग्रेटर है, इसका मतलब मैं उससे ग्रेटर नहीं हूँ। आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगर सामने वाला मेरे से ग्रेटर है, इसका मतलब मैं उससे ग्रेट नहीं हूँ। आपको मतलब अदर वर्ड्स में बताना है, ऊपर वाली बात को दूसरे शब्दों में आपको बताना है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे, ही क्वेश्चन नंबर 46, ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड एडमिटेड इन हॉस्पिटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको बताना है क्या आंसर बनेगा, क्या होगा। देखो भाई, वैसे तो सही लग रहा होगा आपको, वैसे तो क्वेश्चन सही लग रहा है, हिंदी बेस पे सही लग रहा है, सेंस सही बन रही होगी, लेकिन एडमिट में टू लगता है। एडमिट में क्या लगता है, टू लगता है। तो जहाँ पे इन लिखा हुआ है वहाँ पे टू हो जाएगा, एडमिटेड टू, ठीक है। एडमिटेड टू होता है, इन नहीं लगता। हिंदी सही बन रही है, लेकिन फिर भी आंसर क्या बनेगा इसका, टू बन जाएगा। तो सी वाले का क्या हो गया, सी आंसर हो गया, टू लग जाएगा। ही स्टोल ए डॉग एंड सोल्ड द डॉग फॉर ₹50, ठीक है। देखो एक बात मैंने बताई थी, प्रोनाउन में आपको बताया गया था कि नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, उसके लिए प्रोनाउन बनाया गया है। नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन को बनाया गया, ठीक है। तो प्रोनाउन को बनाया गया, तो बार बार डॉग ना लिखना पड़े, बार बार डॉग ना लिखना पड़े, इसलिए हमने प्रोनाउन बना दिया उसके लिए। क्या प्रोनाउन बना दिया, देखो जरा, ये जो ही स्टोल ए डॉग, उसने डॉग चुराया, एंड सोल द डॉग, यहाँ पे डॉग नहीं लिखना बार बार, उसके लिए इट लिखना है। एनिमल्स के लिए क्या आता है, इट आता है। नॉन लिविंग्स के लिए क्या आता है, इट आता है, ठीक है। तो इट लिखा जाएगा यहाँ पे, ये भी एरर है, प्रोनाउन के टॉपिक से एरर है, बार बार उसको रिपीट नहीं करते नाउन को, और नाउन के रिपीटेशन ना हो उसके लिए प्रोनाउन बनाया, ये चीज़ आपको पता ही है, मैंने बता भी दिया आपको। तो बी पार्ट में एरर है, किस में एरर है, बी पार्ट में। बोथ मिली एज वेल एज मीना आर ब्यूटीफुल, ठीक है। देखो भाई, बोथ मिली, बोथ का पेयर बनता है एंड के साथ, बोथ और एंड का पेयर बनता है कंजक्शन टॉपिक में, आपको भली भांति बताया गया है।
पेयर्स ऑफ कंजक्शन से क्वेश्चन बनते हैं। जो चीज़ें आपको करवा दी गई हैं वो आपके लिए पेनेसिया हैं, रामबाण हैं, उससे बाहर कुछ आता नहीं है और उसके बेस पे आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अच्छा मतलब 18, 19 या 20 के 20 नंबर ले पाओगे इंग्लिश के अंदर, एयरफोर्स सेक्टर वाई ग्रुप के अंदर। ये बात मैं श्योरिटी से कह रहा हूँ, जिन लोगों ने मेहनत की होगी उसको रिजल्ट 100% मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चेंज द नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपके सामने है। डायरेक्ट स्पीच क्या है, पहले जो येलो कलर में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 49, द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन्स डेली। टीचर ने क्या कहा है, मुझे रेगुलर रहने के लिए कहा है और क्या बोला है, सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन्स डेली। देखो भाई एडवाइस, उन्होंने एडवाइस दी है मुझे। देखो टीचर जो है ना वो स्टूडेंट को एडवाइस देता है, बहुत बार मैक्सिमम टाइम एडवाइस देता है, ठीक है। तो क्या एडवाइस दी, एडवाइस मी टू बी रेगुलर, एडवाइस मी टू बी रेगुलर, टू भी लगता है भाई, इंपेरेटिव सेंटेंस है। जब ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट की जाए या सलाह दी जाए, एडवाइस हो, सजेशन हो, तो वहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो जब भी आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो वहाँ पे टू भी लगाना होता है, TWO नहीं, TO लगाना होता है, तो TO लगाना होता है। इसके बाद तुम देखो टू रेगुलर एंड लर्न माई लेसन्स डेली, यहाँ पे लिखना है इसको, लर्न माई लेसन्स डेली, यहाँ पे इसको लिखना है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर डी बन जाएगा। द टीचर एडवाइस मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन्स डेली, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बन जाएगा, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। थोड़ी टाइपिंग एरर थी वो मैंने करेक्ट कर दी है, डी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चेंज द वॉइस, इट इज टाइम टू बाई बुक्स, इट इज टाइम। अब देखो इट इज टाइम टू बाई बुक्स, अगर कोई इट इज टाइम से स्टार्ट हो गया है, ये मैंने करवा रखा है आपको, ठीक है। वॉइस के अंदर 2+V1 क्या है, 2+V1 एक्टिव वॉइस में अगर 2+V1 हो तो उसको चेंज करते हैं 2+ में, B+ में, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। 2+V1 हो, 2 के बाद V1 हो तो उसको 2+B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। और ये जो आपका ऑब्जेक्ट होता है इसको आगे ले आते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या बनता है इट इज टाइम वाले का, इट इज टाइम प्लस में 4 प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में 2+ में B+ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज़ आपको बता रखी है, ये चीज़ आपको बता रखी है। तो इट इज़ टाइम तो है ही, इट इज़ टाइम फॉर द बुक्स टू बी बोट, ठीक है, फॉर द बुक्स, तो यहाँ 4 वाला ये ऑप्शन है, तो फॉर द बुक्स टू बी बोट, तो क्या आंसर बन जाएगा इसका, सी आंसर बन जाएगा। तो ये वाला इसका आंसर बनेगा सी। तो इट इज़ टाइम फॉर द बुक्स टू बी बोट। नेक्स्ट आप देखोगे ये तो हो ही गया। अब हम बात करते हैं पैसेज की, किसकी बात करते हैं हम लोग, अभी पैसेज की बात कर लेते हैं जरा। तो पैसेज की अगर हम बात करेंगे, अभी पैसेज की अब हम बात करेंगे कि पैसेज के अंदर क्या कुछ है, पैसेज के अंदर क्या कुछ है उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो पैसेज आपके सामने है, पर्सनली आई डिसलाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, भाई ये पर्सनल व्यू है राइटर का, हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है। जब भी आप पैसेज पढ़ोगे ना तो हर बार ये नहीं कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन इन बिटवीन होता है। इन बिटवीन का मतलब वहाँ पे हिडन कुछ है और उसको आपको समझना है, ठीक है। तो पैसेज को आराम से पढ़ोगे, आपके पास मैंने बताया टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा, एयरफोर्स में 20 मिनट जो है आपके 20 क्वेश्चन के लिए वो बहुत ज़्यादा है। आराम से पैसेज पढ़ो, 2 बार, एक बार पैसेज पढ़ लो आराम से, ठीक है, और क्वेश्चंस पढ़ लो, ठीक है। पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, पैसेज पढ़ लो, 2 बार पैसेज दोबारा पढ़ लो, जितना टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। पहले बाकी क्वेश्चंस करके पैसेज को छोड़ के बाकी जो 16 क्वेश्चन है, 20 में से जो 16 क्वेश्चन है उसको पहले कर लो, लास्ट में पैसेज को करो। पैसेज को लास्ट में करोगे, टाइम आपके पास रहेगा, आराम से पैसेज को कर पाओगे आप, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन जो है वो तो आप 7-8 मिनट में कर लोगे, तो बाद में जो टाइम बचेगा उसमें पैसेज पढ़ो आराम से, ठीक है। Personally, I dislike the praise of poverty and suffering. I do not think they are at all desirable and they ought to be abolished. Abolished का मतलब होता है उसको खत्म करना। Nor do I appreciate the ascetic life. Ascetic life का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपकी वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आपकी वोकैब कितनी स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे बहुत हेल्प करेगी पैसेज के अंदर और पी के वर्ड्स के अंदर, या पूरी ग्रामर या पूरी इंग्लिश के अंदर ही, पूरी वोकैब के अंदर भी। तो अबोलिश का मीनिंग मैंने बताया, किसी को ख़त्म करना। और एस्थेटिक लाइफ, एस्थेटिक का मतलब होता है जो ऐसी लाइफ जिसको, एस्थेटिक लाइफ वो होती है जिसको लग्जरी लाइफ पसंद नहीं है, जो लग्जरी लाइफ नहीं होती, जो सिंपल साधारण लाइफ होती है, जो साधु संत लाइफ वाली लाइफ होती है, उसको एस्थेटिक लाइफ बोलते हैं, ठीक है। एज ए सोशल आइडियल थॉट इट में सूट इंडिविजुअल्स, ठीक है। राइटर क्या बोल रहा है ना, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे एस्थेटिक लाइफ भी पसंद नहीं है,
इट में ये किसी इंडिविजुअल को शूट कर सकती है, किसी भाई मान लो मेरी थॉट हो सकती है कि मैं एस्थेटिक लाइफ को पसंद करूं, लेकिन वो राइटर है उसको ये चीज़ पसंद नहीं, अप्रिशिएट नहीं करता वो एस्थेटिक लाइफ को भी। आई अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट सिंप्लिसिटी, इक्वलिटी, सेल्फ कंट्रोल बट नॉट द टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी। क्या बोल रहा है, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ। अप्रिशिएट का मतलब उसकी प्रशंसा करता हूँ। किसकी प्रशंसा कर रहा है वो, सिंप्लिसिटी की। जो सिंप्लिसिटी होती है, लोग साधारण तरीके से रह रहे हैं, बिल्कुल कोई शोबाजी नहीं कर रहे हैं, दिखावा नहीं कर रहे हैं, ईगो नहीं है उनके अंदर, उसको अप्रिशिएट करता है। इक्वलिटी को अप्रिशिएट करता है, सेल्फ कंट्रोल को अप्रिशिएट करता है, लेकिन टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी, लेकिन बॉडी को टॉर्चर करना उसको अप्रिशिएट नहीं करता है। आई बिलीव दैट द माइंड एंड हैबिट्स हैव आल्सो टू बी ट्रेन्ड एंड ब्रोट अंडर कंट्रोल। क्या बोल रहा है कि जो माइंड और हैबिट्स जो हैं उनको ट्रेंड करना चाहिए और उनको अंडर कंट्रोल हमें लाइक करना चाहिए। इट वुड बी अब्जर्ड। अब्जर्ड का मतलब होता है मीनिंगलेस, जो चीज़ बहुत ही मीनिंगलेस होती हैं, बेतुकी होती हैं, मूर्ख तरीके से होती है, उसको अब्जर्ड बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है अब्जर्ड, आपके वो कैब में आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड कौन कौन से हैं यहाँ पे, एबोलिस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके अलावा मैंने बताया एस्थेटिक इंपॉर्टेंट है, अप्रिशिएट तो इजी वर्ड है, अप्रिशिएट मतलब प्रेज करना किसी की, तो इजी है। और अब्जर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंगलेस। अब्जर्ड मतलब होता है मीनिंगलेस, जिसकी ऐसी कोई बात जिसका कोई मीनिंग ही ना हो, फालतू की बातें, बेतुकी बातें, उसको अब्जर्ड बोलते हैं। टू एक्सपेक्ट दैट ए पर्सन हु इज आई गिवन टू मच सेल्फ लव कैन एंड्योर मच सफरिंग। एंड्योर का मतलब उसको सहन करना, मच सफरिंग है शो अनयूजुअल। अनयूजुअल होता है अजीब, यूजुअल जो नहीं होता है, अब नॉर्मल, नॉर्मल का उल्टा अब नॉर्मल, यूजुअल का ऑपोजिट अनयूजुअल, वियर्ड, अजीब, एसेंट्रिक, क्वीर जिसको बोलते हैं। सेल्फ कंट्रोल एंड बिहेव लाइक ए हीरो व्हेन क्राइसिस कम। टू बी इन गुड मॉरल कंडीशन रिक्वायर्स एज ए मस्ट ट्रेनिंग टू बी इन फिजिकल हेल्थ। ठीक है, आसान सा पैसेज है, अब क्वेश्चन देखो जरा। राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी। इट इज, राइटर जो है वो प्रेज नहीं करता पॉवर्टी की, ये उसका पर्सनल व्यू है। क्या है, लोगों का व्यू नहीं है, वो पर्सनली, देखो उसने लिखा हुआ है, उसने साफ साफ लिखा हुआ है पर्सनली आई डिसलाइक। वो खुद क्या अपना व्यू बता रहा है, लोगों का ओपिनियन नहीं बता रहा है वो इस पैसेज के अंदर है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका ए आंसर बन जाएगा कि जो पॉवर्टी को नापसंद जो कर रहा है, उसकी प्रेज नहीं कर रहा है, वो उसका पर्सनल व्यू है। ये हर एक चीज़ को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, पैसेज कोई मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, टू होम द एस्थेटिक लाइफ में भी सूटेबल, किसके लिए सूटेबल हो सकती है, वो इंडिविजुअल के लिए सूटेबल हो सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एस्थेटिक लाइफ जो है वो किसी इंडिविजुअल के लिए सूटेबल हो सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इट में भी शूट इंडिविजुअल्स। जो एस्थेटिक लाइफ जो है वो इंडिविजुअल को शूट कर सकती है। ठीक है, किसी पर्सन को शूट करे, किसी को ना करे, जो एस्थेटिक लाइफ होती है। ठीक है, व्हाट डज ऑथर मीन बाय एस्थेटिक लाइफ इन द पैसेज। एस्थेटिक लाइफ का मतलब होता है मोर्टिफिकेशन ऑफ बॉडी। मोर्टिफिकेशन ऑफ बॉडी का मतलब आप बॉडी को मरे बराबर कर लिया है, मतलब आप बॉडी को लग्जरी चीज़ नहीं दे रहे हो, आप बॉडी को ये नहीं कि पूरा ऐशो आराम दे रहे हो, नहीं। मोटिवेशन का मोर्ट का मतलब होता है डेथ, मोर्ट यहाँ पे रूट वर्ड है। और मोटिवेशन ऑफ बॉडी का मतलब होता है कि आप बॉडी को कष्ट दे रहे हो। क्या है, बॉडी को कष्ट दे रहे हो। तो एस्थेटिक लाइफ में ऐसा ही होता है, जो साधु संत होते हैं, महाराज होते हैं, वैसे ही घूमते रहते हैं, वो अपनी बॉडी को सुख थोड़ी देते हैं। तो वो क्या होता है, मोटिवेशन ऑफ बॉडी होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका देखो जरा, क्या बोल रहा है, अब्जर्ड। अब्जर्ड का मतलब मैंने बताया था फुलिश टाइप में होता है। अब्जर्ड का मतलब क्या है, सिली, मीनिंगलेस, फूल, फुलिश, इडियट टाइप में। तो वो सिली मतलब आपका फूल वाली सेंस में है, फुलिश वाली सेंस में है। ठीक है, फूल या फुलिश वाली सेंस में आपका क्या है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड है कॉन्ग्रूज, इसका मीनिंग आप चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, इसका मीनिंग आप चेक कर लेना कॉन्ग्रूज का, तो अच्छा वर्ड है ये भी। रीजनेबल तो आपको पता ही है, लॉजिकल। रीजनेबल का मतलब होता है लॉजिकल, और अब्जर्ड का मीनिंग बताना है। मैंने आपको बताया ना कि 4 में से एक क्वेश्चन तो आपका क्या रहेगा, आपकी वोकैब बेस पे रहेगा। डायरेक्ट आपका सिनोनिम पूछ लेगा कि पैसेज के अंदर जो भी वर्ड है उसका मीनिंग पूछ लेगा 4 ऑप्शन दे के। ठीक है, ऐसा कुछ पूछ लेता है, तो वो क्या बेस पे ही है। तो ये आपका मॉक टेस्ट नंबर 5 था, जो आपका फिजिक्स और मैथ तो हो चुका था, उसका सॉल्यूशन हो चुका था, इंग्लिश का पेंडिंग था, वो मैंने करवा दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा। अगली जो क्लास है वो आपको जल्दी अभी मिलेगी, अगली क्लास भी, जो 6 नंबर मॉक टेस्ट है वो भी आपको मिलेगा बेहतरीन तरीके से। और कुछ कमी है तो बता सकते हैं, ताकि हम अगली वीडियो में इसको इम्प्रूव कर सकें, कुछ और बेटर कर सकें आपके लिए। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।